नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। इस पीटी स्पेशल श्रृंखला में हम हिस्ट्री के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और आज इसी सीरीज़ के आज के वीडियो में हम एक और बार गुप्ता पीरियड के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले 2 और वीडियोज़ में हमने गुप्ता पीरियड से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया था और आज हम इसके सामाजिक आर्थिक पक्षों पर विचार करेंगे। तो आज के वीडियो के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो गुप्ता पीरियड के एंडिंग फेज से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हम उसके समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और उसके पतन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे गुप्तकालीन समाज के बारे में है। गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा असत्य है? तो इन कथनों में से आपको गलत कथन या जो भी कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है उसे छाँटना है। सबसे पहले देखते हैं, इस काल में शूद्रों को सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया। तो क्या शूद्रों की सामाजिक परिस्थिति में सुधार आया? तो गुप्तकाल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा भी जाता है और यहाँ पर माना जाता है कि एक ओर जहाँ स्त्रियों की स्थिति लगातार पतन का ओर बढ़ रही थी वैदिक काल के बाद से, वो गुप्त काल में अपने चरम पर पहुँची। वहीं दूसरी ओर सामाजिक विभाजन जो है, उसमें जो शूद्रों की स्थिति है, उसमें थोड़ा-सा आपको सुधार देखने को इसलिए मिल जाता है, क्योंकि शूद्रों को अब व्यापार और कृषि में शामिल किया गया। तो ऐसे में जो सबसे अछूत या पिछड़े वर्ग की स्त्री इनकी बनी हुई थी, वो अब थोड़ी-सी बदलने लगी और उनको आर्थिक गतिविधियों में योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो स्टेटमेंट सही है। नारद स्मृति, स्मृति साहित्य का एक ग्रंथ में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये कथन भी सत्य है। स्मृति साहित्य मुख्य रूप से इन्हीं सभी अ, विषयों के आस-पास लिखे गए हैं। इनमें मनुस्मृति को हिंदू साहित्य का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं नारद स्मृति में भी इन्हीं चीज़ों का वर्णन है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि उच्च वर्णों की स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पहले स्टेटमेंट के समय कि शूद्रों की स्थिति सुधार तो आया, लेकिन स्त्रियों की स्थिति अब इतनी खराब होने लग गई थी कि जो उच्च वर्ण की स्त्रियाँ हैं, उनकी भी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें भी उच्च अधिकारियों से वंचित किया जाने लगा। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है, इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। तो सती प्रथा के आरंभिक साक्ष्य हमको मिलना शुरू हो जाते हैं गुप्त काल से, तो ये कथन भी सही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका जो कथन नंबर सी है, तीसरा कथन, वो गलत है और चूँकि प्रश्न में आपसे असत्य कथन के बारे में पूछा गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के संदर्भ में अब आपको निम्नलिखित में से कौन-सा या शेष कथन सही है, इनको छाँटना है। तो आपको पता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का अस्तित्व जो है या जो प्रसार है, उसकी गति में कहीं न कहीं कमी आती है। मौर्य काल में अपने चरम पर रहता है, मौर्योत्तर काल में जब कनिष्क जैसे शासक उसको प्रश्रय प्रदान करते हैं तो और विकास में होता है। लेकिन गुप्त काल मुख्य रूप से हिंदू धर्म के विकास का काल माना जाता है, जहाँ पर अधिकांश शासकों ने हिंदू धर्म और वैष्णव मत को अपनाया। ऐसे में बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिलना कहीं न कहीं कम हो गया और इसके चलते बौद्ध धर्म का विकास थोड़ा बाधित हुआ। तो अब इसी बौद्ध धर्म के विकास के संदर्भ में इस काल में आपसे ये कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपसे कह रहा है, इस काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। तो मैंने आपको बताया कहीं न कहीं राजा महाराजा जो थे इस काल के, वो वैष्णव मत को अपना रहे थे, तो ऐसे में बौद्ध मत को अपनाने की जो परंपरा है वो क्या हो गई? कम हो गई या समाप्त होने लगी। तो ये कथन क्या है? सही है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। तो कुमारगुप्त जो लगभग चौथे या पाँचवें शासक होते हैं गुप्त काल के, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और नालंदा जो है, उस समय के विश्व में एक बहुत प्रसिद्ध और सबसे बड़े विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में फेमस हुआ, जहाँ पर बौद्ध धर्म की अनेक शिक्षाओं को दिया जाता था। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि फाहियान और हुइनसांग जैसे चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो भारत आते हैं और अपने-अपने ग्रंथों की रचना करते हैं। तो ये कथन भी क्या है? सही है। इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। तो अधिकांश शासक अगर आप देखेंगे तो वो परम भट्टारक जैसी उपाधियों को धारण करेंगे। तो ऐसे में माना गया कि वैष्णव मत को अधिकांश शासकों ने अपनाया और राजर्षय प्रदान किया। तो इसलिए वैष्णव मत भी अधिक रूप से विकसित हुआ और लोकप्रिय हुआ। तो तीनों ही कथन गुप्तकालीन धर्म के विषय में सही दिए हुए हैं और आपसे सही कथन ही पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों ही शामिल हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। गुप्त काल में धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब धर्म से जुड़ी चीजों का ही प्रश्न पूछा गया है। इस काल में विष्णु मुख्य देवता हो गए, तो वैष्णव मत अगर प्रचलित हो रहा है और लगातार विकास की ओर है, तो उसका मतलब उसके प्रमुख जो आराध्य देव माने जाते हैं वो विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु का जो एक स्थान है देवताओं में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ये कथन सही है। इसके पश्चात भागवत धर्म में भक्ति और अहिंसा मुख्य तत्व हो गए। तो भक्ति और अहिंसा सामान्यता अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी धर्मों के मुख्य तत्व होते हैं। तो कॉमन सेंस से भी आज बात को निकाल सकते हैं कि हिंसा करना कोई धर्म नहीं सिखाता औपचारिक रूप से, और इसके साथ साथ भक्ति तो हर धर्म का एक मूल होता है। तो ऐसे में ये कथन अपने आप सही है। इस काल में मूर्ति पूजा का ब्राह्मणी धर्म से कोई स्थान नहीं था। तो कहने का आशय है ब्राह्मणी धर्म मतलब वही वैदिक धर्म। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा बंद होती हुई दिखाई पड़ी, या इसके अलावा या इसके विपरीत हमको और बढ़ती हुई दिखाई पड़ी? द आंसर इज सेकेंड वन, कि हमको यहाँ पर मूर्ति पूजा और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। और गुप्त काल में मूर्तियों का बहुत बड़ी संख्या में विकास हुआ, रचना की गई। तो ऐसे में कथन क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि ब्राह्मणी धर्म में अभी मूर्तियों का जो उपयोगिता है या जो उनकी भूमिका है वो बनी हुई थी और अपेक्षाकृत हिंदू धर्म के विकास के साथ साथ बढ़ रही थी। इस काल में विष्णु सहस्त्र नाम की रचना हुई। तो ये कथन सही है, एक फैक्ट है कि इसकी रचना गुप्त काल में ही की गई। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग उनमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है, और चूंकि तीसरे के अलावा बाकी सभी कथन सही है, तो 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस आधार पर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर भी निकाल सकते हैं। इसके पश्चात एक और प्रश्न आपसे गुप्त काल पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कह रहा है, चलिए विचार करते हैं। समुद्रगुप्त के को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो हमें समुद्रगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें समुद्रगुप्त एक शासक की आकृति बनी हुई है, और सामान्यता माना गया है वो समुद्रगुप्त ही है। और उसके हाथ में एक वाद्य यंत्र दिखाया गया है जिसका संबंध आधुनिक काल के वीणा से माना जाता है। तो इस सिक्के के चलते ही ये कथन आपका क्या है? सही है, कि इसी आधार पर कहा भी जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी भी सिद्ध होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था। तो नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट आप अकबर में देखते हैं, इसका आरंभ गुप्त काल से ही होता है। और यहाँ पर वरामिहिर और इसके साथ साथ अनेक कालिदास जैसे बड़े बड़े रत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, न कि प्रथम, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के दरबार में ना सिर्फ रहते थे बल्कि अपने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करते थे। तो नवरत्न का संबंध गुप्त काल से है, ये बात सही है, लेकिन गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ना कि प्रथम से। और इसलिए इस शब्द के चलते ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर आप देखेंगे तो अजंता की गुफाओं का विकास मौर्योत्तर काल से शुरू होता है, और इसके पश्चात गुप्त काल में अनेक गुफाओं की रचना समय समय पर की जाती है अजंता और एलोरा में। तो ऐसे में गुप्तकालीन जो चित्रकला है, विशेष रूप से बौद्ध कला, उसके हमको अनुपम उदाहरण अजंता में देखने को मिल जाते हैं, और एक कथन इस आधार पर क्या होगा? सही हो जाएगा। जो कि आपसे पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और पहला और तीसरा कथन सही है। इस आधार पर आपका उत्तर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? अब इस प्रश्न को थोड़ा समझना होगा। प्राचीन काल के समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारण आपसे पूछे गए। इनका साफ अंतर यह है कि मध्यकाल का आरंभ माना जाता है कि भारत में इस्लाम के प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया। अब ये घटनाएं अनेक अनेक समय पर हुई। जैसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, वहीं औपचारिक रूप से इस्लाम की सत्ता की स्थापना भारत में 1206 में हुई। तो ऐसे में ये जो बीच का समय बच जाता है, पहले आक्रमण से लेकर के सत्ता की स्थापना तक का समय, इसे हम पूर्व मध्यकाल में शामिल कर देते हैं, जहां पर इस्लाम प्रवेश तो कर रहा था लेकिन अभी कोई औपचारिक सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे
तो पूर्व मध्यकाल भी मध्यकाल का ही एक भाग नजर आता है। और ये 712 ईस्वी जो समय है, ये माना जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी अब तक, और भारत में गुप्तोत्तर काल भी कहीं ना कहीं अपने पतन की ओर था। तो ऐसे में गुप्त काल के पश्चात जो समाज रहा और उसके 100 वर्षों के पश्चात जो समाज रहा, ये समाज का जो अंतर है, यही प्राचीन और मध्यकालीन समाज का अंतर है। और इसी पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया। भूमि अनुदान की प्रथा इसका मूल कारण था। क्या ये बात सच है? तो कहीं ना कहीं जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल को, तो समाज और अर्थव्यवस्था एक खंड में आपको बताता हूं कि एक व्यवस्था का उदय बहुत तेजी से होता है, और व्यवस्था कुछ और नहीं, वो सामंतवाद कहलाता है, फ्यूडलिज्म। अब ये सामंतवाद जो है, इसका आरंभिक चरण माना जाता है भूमि अनुदान, कि जब राजा महाराजा ब्राह्मणों को, सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि या फिर जागीर देते थे। तो ऐसे में ये सैनिक जो छोटी सेना रखते थे अपने पास, अधिकारी वर्ग, ये सामंतों के रूप में परिवर्तित हो गया। और ऐसे में समाज या साम्राज्य कई खंडों में सामंतों के अधीन विभाजित हो गया। तो ये सामंतवादी प्रथा चूंकि भूमि अनुदान से निकली है, और सामंतवादी प्रथा कहीं ना कहीं इस प्राचीन भारतीय समाज के मध्य भारतीय समाज, मध्यकालीन समाज में परिवर्तित होने का कारण भी है। तो ऐसे में इस स्टेटमेंट को हम सही मान सकते हैं कि हाँ, इसके चलते कहीं ना कहीं हम प्राचीन काल से निकल करके मध्यकाल में पहुंचते हैं। दानग्राही ब्राह्मण अपने क्षेत्रों से करों की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करने लगे। ये कथन भी सही है, क्योंकि दानग्राही ब्राह्मण, जिन्हें अग्रहार कहा गया प्राचीन काल में, ये वे पुरोहित वर्ग थे, ब्राह्मण का वर्ग था, जो राजा महाराजाओं से दान के रूप में, अनुदानों के रूप में भूमि प्राप्त करते थे। और जैसे ही केंद्रीय सत्ता का पतन होता था, गुप्तकाल का पतन हुआ, हर्षवर्धन का पतन हुआ, ये ब्राह्मण वर्ग अब अपनी अपनी भूमि के सर्वेसर्वा बन गए, और अब उनके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में करों की वसूली की बात कर लो, या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक छोटी सेना के निर्माण की बात कर लो, कि स्वतंत्र रूप से वहां पर शासन करने लगे। और ये एक प्रमुख कारण बना कि हम प्राचीन काल से निकल करके मध्यकाल में पहुंचे। इसके पश्चात भूमि अनुदान से भूमि स्वामियों का उदय होना इसका एक प्रमुख कारण था। बात वही है कि अनुदान ब्राह्मणों को मिल रहा है, और इसके पश्चात वो भूमि स्वामी बनकर सामने आ रहे हैं। समाज का जो ढांचा है वो बदल रहा है, और हम प्राचीन काल से निकल करके मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीनों ही कथन कहीं ना कहीं भूमि अनुदान जुड़े हुए, सामंतवाद से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों ही कहीं ना कहीं प्राचीन काल के पतन या खत्म होने और मध्यकाल के आरंभ होने का संकेत देते हैं। तो इस तरह से तीनों ही कथन सही है, और इस आधार पर अगर आप कूट का चयन करेंगे तो डी 1, 2 और 3 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, और इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज गुप्तकाल के हमने कुछ और प्रश्न को समझा, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आयामों को समझने की कोशिश करी। आज की वीडियो में इतना ही, और कल जिस वीडियो में हम मुलाकात करेंगे उसमें होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें विशेष रूप से हर्षवर्धन की चर्चा करेंगे, और फिर हम प्राचीन भारत के अंत की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।